आइए आज इसका पूरा डिटेल जानते हैं और समझते हैं क्या इसमें अप्लाई करना सही होगा कि नहीं सही होगा, और इसका जितना भी डिटेल है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आओ सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं आखिर क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है। तो शेड्यूल की बात करें तो 12 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 14 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 17 को आएगा और लिस्टिंग 19 नवंबर को होगी। तो इतना दिन पूरा शेड्यूल चलने वाला है। इसके बाद हम जान लेते हैं फेस वैल्यू वगैरह क्या चल रहा है। तो फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 378 से 397 पर शेयर है। लॉट साइज की बात करें तो 37 का लॉट रखा गया है। पूरा का पूरा ओएफएस है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, ओएफएस नहीं होना चाहिए। टोटल इशू साइज 3600 करोड़ का है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई इसकी लिस्टिंग होने वाली है। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का, रिटेल के लिए 35% का रखा गया है, ये बढ़िया चीज है। एनआईए के लिए 15% का रखा गया है। रिटेल की बात करें तो एक लॉट के लिए 14,689 इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितना भी लॉट इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना कि आखिर कितना अमाउंट पड़ने वाला है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, क्योंकि ओएफएस है तो प्रमोटर्स होल्डिंग कम होगा, तो आईपीओ आने के बाद इसका प्रमोटर होल्डिंग अप्रॉक्स 75% रह जाएगा, जो कि ठीक है, बढ़िया तो है, सही है। अब आओ समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, और कंपनी का जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। स्पेशली ये इमिशन कंट्रोल एंड पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी एरिया में काम करती है। और इस कंपनी का मेनली वर्क की बात करें, क्लीन एयर हो गया, पावर ट्रेन सॉल्यूशन हो गया, और एडवांस राइड टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में कंपनी स्पेशलाइज्ड है। तो ये सब इसका जो है पॉइंट है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर कंपनी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है। और इस सेक्टर स्पेशली जहां पे कंपनी काम करती है उस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में आने वाले 5 to 7 ईयर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, आने वाले 5 to 7 ईयर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ है, बहुत लोग अभी ईवी ईवी कहेंगे, लेकिन देखो भाई अभी इस समय तो अभी इसका ग्रोथ है। आने वाले 5-7 साल में उसके बाद ग्रोथ रहता है कि नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कि इसका जो है आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है। लेकिन अभी के हिसाब से 5-7 साल में इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्च 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 7 क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन सोल्यूशन फैसिलिटी है, और रेस्ट 5 जो है एडवांस राइड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सेक्टर में भाई ग्रोथ है, आने वाले नेक्स्ट टू 5 to 7 ईयर में ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल देखते हैं। 2023 में इसका रेवेन्यू हुआ था 4886 करोड़ का। 2024 में 5537 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू में ग्रोथ आया। और 2025 की बात करें 24 से 25 में रेवेन्यू में डिप आया, 4931 करोड़ का जो है इनका रेवेन्यू हो गया, जो कि डिप आया, जो कि निगेटिव पॉइंट है, डिप नहीं आना चाहिए था। प्रॉफिट की बात करें 2023 में 381 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2024 की बात करें 416 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं 2025 की बात करें तो 553 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हर साल यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, करीब 33% के अराउंड से यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। ऐसे EBITDA मार्जिन अगर बात करोगे तो वो भी यहाँ पे आपको देखोगे देखोगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ बीच में डिप आया था नेटवर्थ में, बाकी उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ और अभी 1250 करोड़ के अराउंड नेटवर्थ है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी इसका ठीक ठाक है। टोटल बोरो की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है, ये इसके पास पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल कंपनी का ये फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल गुड है, एबव गुड मान सकते हो, और एकदम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट एबव गुड मान सकते हो। रेवेन्यू शानदार होता तो स्ट्रॉन्ग हो जाता, फिलहाल अभी तो एबव गुड ही है। आओ कुछ इंडिकेटर देखते हैं। आरओई की बात करें तो 42.65% का आरओई है। आरओसी की बात करें तो 56.78% का आरओसी है, जो कि सब बढ़िया, ये भी शानदार है, ये भी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, इनके पीयर्स में कंपेयर करोगे वहां भी इनका सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पेट मार्जिन की बात करें तो 10% से ऊपर है, तो पेट मार्जिन शानदार है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 का है, तो ऑलमोस्ट अपने पीयर्स के अराउंड ही चल रहा है। मार्केट कैप 16,023 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ठीक है, एवरेज मार्केट कैप है। ईपीएस की बात करें तो 16.66 का ईपीएस है, जो कि ठीक है। और पी की बात करें 23.83 का है, तो ये रीजनेबल पी है। अभी मैं पेयर का कंपेरिजन करता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ ये सारी चीजें सही है कि नहीं है। आओ जल्दी से पेयर कंपेयर कर लेते हैं और जानते हैं कि पेयर के मुकाबले कहाँ सस्टेन कर रहे हैं, सस्टेन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ईपीएस देखोगे तो इसका ईपीएस अपने पेयर के मुकाबले बहुत ही कम है, केवल इससे ज्यादा है और सबसे यहाँ पे कम है। लास्ट वाले से केवल इसका ज्यादा है और सबसे कम है। और सबसे नंबर 1 पेयर में बात करें तो 683 सबसे ज्यादा पेयर इसका है, बोस का सबसे ज्यादा पेयर है। नेट एसेट वैल्यू देखोगे तो बोस का सबसे ज्यादा नेट एसेट वैल्यू भी है, और अपने इस आईपीओ का भी नेट एसेट वैल्यू भाई बहुत कम है पेयर के मुकाबले। तो आई थिंक सबसे कम इसी का है, अपनी आईपीओ का है। पी देखोगे तो पी अपने आईपीओ का रीजनेबल है, और सबका पी ज्यादा है, इसका रीजनेबल है। और शारदा मोटर का जो है पी इसका भी कम है, इससे कम है, अपने आईपीओ से कम है। बाकी और तो सबका जो है पी ज्यादा लग रहा है, तो ये पी के मुकाबले सही है, और सबके मुकाबले तो यार पीछे चल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू के मुकाबले भी आई थिंक थोड़ा ज्यादा है, बट ओवरऑल जो है सेक्टर के अराउंड ही चल रहे हैं, तो चलो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन सारे कंपनियों में सबसे ज्यादा अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और सबका कम है
किसी का 14 है, किसी का 22, 30 है, बट अपने आईपीओ का सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ये इस मामले में भी सबसे आगे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो वो भी एवरेज है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो अपने पीयर्स के मुकाबले ये कहीं न कहीं एवरेज परफ़ॉर्म कर रहे हैं, परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा है बट इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है और पेट मार्जिन भी ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं ये अपने पीयर्स में सस्टेन कर रहे हैं। ओवरऑल बात करते हैं इनकी रैंकिंग क्या बनने वाली है। इनके रैंकिंग की बात करें तो थर्ड वर्ल्ड नंबर पे ये अपने पीयर्स के मुकाबले सस्टेन कर पाएँगे। रीज़न क्या है? मैंने 4-5 फैक्टर को कंपेयर करके रैंकिंग दिया है। जैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है, पेट मार्जिन पीयर्स में आई थिंक इसी का सबसे ज़्यादा है। मैंने पूरा डेटा इधर-उधर से देखा है, उसके बाद बोल रहा हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू ओवरऑल सही लग रहा है और इन सबको देख के थर्ड नंबर पे जो है ये लग रहा है। बाकी रेवेन्यू वगैरह ठीक-ठाक रहता, प्रॉफिट भी और तगड़े से ग्रोथ में होता, तो ये कहीं न कहीं और ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे बट अभी तो उस लेवल पे नहीं है। थर्ड नंबर पोज़ीशन इनकी आई थिंक सबसे बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी फंडामेंटली गुड है कि नहीं है? तो देखो कंपनी फंडामेंटली गुड है बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहती है तो हम लोग आँख बंद करके इसमें जो है होल्ड कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में उसमें प्रॉफिट होने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल ये कंपनी फंडामेंटली गुड है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको होल्ड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जो रिस्क टेकर होंगे वो इसमें रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इसमें होल्ड नहीं करूँगा, गुड वाली कंपनी में जल्दी होल्ड नहीं करता हूँ। एटलीस्ट 3 मंथ जब ये मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, उसमें परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, तब जाके मैं फ्रेश एंट्री लेता हूँ। तो फ्रेश एंट्री जब लूँगा तो वो सब मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह अपडेट कर दूँगा। लेकिन फिलहाल ये समझो इस आईपीओ में मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा हूँ। तो आओ देख लेते हैं जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है, जीएमपी वगैरह बढ़िया है कि जीएमपी सब वैसे ही है। तो आओ जीएमपी देखते हैं, आई थिंक इसका जीएमपी शानदार जीएमपी है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इस समय 87 का जीएमपी है, यहाँ पे जीएमपी गलत लिखा हुआ है, 83 का जीएमपी लिखा है, जो कि गलत है, इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है। 87 का जीएमपी है, तो करीब 22% के अराउंड जीएमपी अभी चल रहा है, 22% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, जो लगभग बहुत ही बढ़िया जीएमपी है। तो यदि ऐसे ही जीएमपी रहता है तो इसमें 100% मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा और दूसरी चीज़ मैं अप्लाई लास्ट डे पे करता हूँ तो 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मैं क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ कि कब अप्लाई करूँगा। 14 नवंबर को यदि इसका जीएमपी 9-10% से ऊपर रहता है, एटलीस्ट 9%, 9-10% से ऊपर रहता है, तो ही इसमें अप्लाई करूँगा लिस्टिंग गेन के लिए, वरना अप्लाई नहीं करूँगा। केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।